क्या चल रहा है सर अंदर खाने? चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू कर रहे हैं, मायावती मीटिंग्स कर रही हैं लगातार। कल आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि वो टीम आरएलडी बनाएंगे गांव-गांव में। 5 जनसभाएं वो इधर कर चुके, इधर स्टिंग ऑपरेशंस आने शुरू हो गए। एक जाट समाज का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, एक गुर्जर समाज का व्यक्ति, एक ठाकुर समाज का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में होने क्या जा रहा है, चुनाव में तैयारी कैसी है, सियासी दलों का अपना सोच क्या है, जनता को अपने से जोड़ने में, कनेक्टिविटी करने में उनके पास रणनीति क्या है, जनता को मनाने की चीज़ें कैसे हैं, जनता की नाराज़गी को दूर करने की स्थिति क्या है। आप प्रेडिक्शन भी बताइए सर कि क्या कास्ट कॉम्बिनेशन होगा किससे? और मुस्लिमों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माना जा रहा है आज की तारीख में, और ऐसा जो उनके करीबी लोग हैं या उनके विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है सर कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, उस पार्टी में टिकट लेने के लिए लोग 3.5 करोड़ रुपए दें या मिलने के लिए 5 लाख रुपए की फीस दे दें, ये कुछ चौंकाने वाली या कंट्राडिक्टरी बात नहीं लगती सर? कि हमने सबसे अव्वल हैं, हम सबसे आगे हैं, चुनावी तैयारी हमारी ज़्यादा है, हम फील्ड में हैं और हम जो है 2027 की पूरी तैयारी के साथ हैं। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय बड़ी हलचल है और ये हलचल गठबंधन को लेकर है, नए समीकरणों को लेकर है, नेताओं की जनसभाओं को लेकर है, नेताओं के स्टिंग ऑपरेशंस को लेकर के है। हम इस वक्त शादाब रिजवी सर के साथ हैं, जिन्होंने लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा समय तक वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स को करीब से देखा और उस पर जर्नलिज्म की, उसमें कई ब्रेकिंग स्टोरीज आपने दी कि किस तरह से पॉलिटिक्स में अंदर खाने चल क्या रहा है। आप नब्ज पकड़ लेते हैं वेस्टर्न यूपी की जो दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स है, खासकर उसकी, वो लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी को कवर भी किया आपने। तो इस हिस्से में काफ़ी अंदरूनी जानकारियाँ शादाब सर के पास हैं। हम शादाब सर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। सर, आपका हमारे चैनल पर सियासी पंचायत पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। क्या चल रहा है सर अंदर खाने? चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू कर रहे हैं, मायावती मीटिंग्स कर रही हैं लगातार। कल आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि वो टीम आरएलडी बनाएंगे गांव-गांव में। 5 जनसभाएं वो इधर कर चुके, इधर स्टिंग ऑपरेशंस आने शुरू हो गए। देखिए, ये तो ऐसा है जैसे किसी शादी की तैयारी से पहले, शादी से पहले तैयारी होती है, तो चुनाव क्योंकि सर पर हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का मतलब देश की सियासत को वो दिशा देने वाला उत्तर प्रदेश है। और मैं अगर यूँ कहूँ कि इस चुनाव को कुछ पहले भी कराया जा सकता है, जैसी हलचल है, तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी संभावना है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सियासी दलों की जो सक्रियता है वो एकाएक जो तेज़ हुई है, जो बढ़ी है, जो रफ्तार पकड़ी है, उससे आम आदमी ये सोचने लगा है कि वाकई चुनाव पहले भी हो सकते हैं। लेकिन इस पहले और बाद की बात, दूसरी चुनाव होने हैं, कब होने हैं वो अलग बात है, दिगर बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में होने क्या जा रहा है, चुनाव में तैयारी कैसी है, सियासी दलों का अपना सोच क्या है, जनता को अपने से जोड़ने में, कनेक्टिविटी करने में उनके पास रणनीति क्या है, जनता को मनाने की चीज़ें कैसे हैं, जनता की नाराज़गी को दूर करने की स्थिति क्या है। तो रविंद्र जी, ये सब चीज़ें बड़ी बात है। इस वीडियो में सर हम बीएसपी की पॉलिटिक्स पर बात मैं यही लेने चाह रहा था कि क्योंकि ये सब चीज़ें सभी राजनीतिक दलों की है, लेकिन मैं एक अचानक टर्निंग पॉइंट देख पा रहा हूँ। और जो अभी आप देख रहे हैं कि पिछले, चाहे वो 2012 के बाद से लगा लीजिए आप, 14 के बाद, 14 हो, 17 हो, 19 हो, 24 हो, और मतलब अब तक जो है बहुजन समाज पार्टी जो कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, सत्ता में भी 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ हुआ करती थी, उसको एकाएक जो है सीटें कम मिलनी शुरू हो गई। जनाधार का जो उसका परसेंटेज था लोगों का जुड़ाव का, वो कम हो गया। और लोग एक बार ये कहने लगे थे कि भाई समाजवादी, कहते नहीं, अभी भी कहते हैं, ये कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई है, उसका अपना कोर वोट बैंक भी शायद हटने लगा, ऐसा लोग, सियासी लोग कहने लगे। वोटिंग परसेंटेज 21% से घट के 9%। क्योंकि वो परसेंटेज की बात हो गई और इसके अलावा जो संख्या गिरती चली गई। अगर हम 2022 की बात करें तो एक विधायक रह गया, 2024 की बात करें तो कोई सांसद ही नहीं रह गया, खुद मायावती भी कहीं से इतना जीत पाई, ना राज्यसभा में का कोई स्थिति उनकी रह पाई। लेकिन अब एकाएक पता नहीं किस तरह की स्थिति उनकी रणनीति अपनी है, क्या चक्रव्यूह बनाना चाहते हैं, क्या दूसरे दलों को जो है वो संदेश देना चाहते हैं, क्या जनता में जो है वो
अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। एकाएक मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीनों से बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ गई है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि राजनीतिक दलों की चुनावी रेस में जो है वो आगे निकलती जा रही है। किस तरह कि वो अपनी कैंडिडेट घोषित करती जा रही है, वो कैंडिडेटों का चयन करती जा रही है। जो गठबंधन का एक मामला था उसको उन्होंने ब्रेक लगा दिया कि गठबंधन नहीं, हम अकेला चलो कर लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे। इसकी बहुत संभावनाएं थी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो गठबंधन से लड़ेगी। अब छोटे दलों से गठबंधन हो कब हो बाद में वो दिगर बात है, लेकिन आज के जो हालात हैं रवीन जी, मैं देख रहा हूँ कि जिस तेजी से वो अपने विधानसभा के प्रभारी यानी कि प्रत्याशी घोषित तय कर रही है और करने शुरू कर दिए हैं, वो एक अलग नज़रिया सामने आ रहा है। उससे एक तो अकेला चलो वाली स्थिति मजबूत हो रही है, दूसरा जो वो दलित मुस्लिम और स्वर्ण वाला जो एक गठबंधन कोशिश कर रही है, स्वर्ण से मतलब ब्राह्मण खासकर। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी जब 2 दिन पहले ही एक बहुत ही बड़े पदाधिकारी से मैं बात कर रहा था, राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी से बात कर रहा था, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बाबू मुनकाद अली, उनसे ही बात कर रहा था जो उस टाइम वेस्ट यूपी की इन पर कमान है आज की, उनसे ही बात कर रहा था। और कई दूसरे मंडल के लोगों से मैंने बात की, दिल्ली में मैंने बात की। तो मैं देख रहा था कि वेस्ट यूपी पर उनका खास जोर है, क्योंकि कभी वेस्ट यूपी उनके लिए बहुत मजबूत हुआ करती थी 2007 और तो उसके बाद तक, लेकिन अब जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो मैं देख रहा था कि उन्होंने शुरुआत जो की है इधर वेस्ट यूपी में एक दलित सीट से जो है सबसे पहले उन्होंने घोषित किया अपना प्रत्याशी प्रभारी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से प्रभारी घोषित करती है वही जो है प्रत्याशी होता है। हालांकि इस बार तो क्या वो प्रभारी घोषित कर रही है, लेकिन कह ये रही है कैंडिडेट, जो अब तक नहीं कहती थी, वो उसको गौण रखती थी। तो पहले जो है हापुड़ जो है वो दलित बहुल माना जाता है और दलितों की बहुत अच्छी संख्या है और रिजर्व सीट भी है। तो सबसे पहले विपिन वहाँ हैं, उनको धीमान जी, उनको उन्होंने जो है वहाँ प्रत्याशी घोषित किया सबसे पहले। ये मेरठ मंडल का है, क्योंकि मेरठ मंडल क्रांति का मंडल माना जाता है और इसके अलावा मेरठ मंडल से सियासत की बागडोर जिसे कहते हैं वेस्ट यूपी की खासकर वो तय होती है। इसको सियासी राजधानी एक तरह से कहा जाता है वेस्ट यूपी का। तो वहाँ से उन्होंने मेरठ मंडल से शुरुआत की और मेरठ मंडल की भी रिजर्व सीट्स है और रिजर्व सीट भी वो, हालांकि रिजर्व सीट बहुत हैं, हस्तापुर भी है, सब है, ऐतिहासिक सीटें हैं, लेकिन हापुड़ जहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत दलितों को माना जाता है जो सीट को, हालांकि पिछली बार वहाँ भाजपा जीती, उससे पहले बसपा थी वहाँ 22 में वहाँ वो जीती, क्या नाम भाजपा, लेकिन उससे पहले वहाँ बसपा जीती थी 17 में। अब हालात ये हैं कि पहली सीट उन्होंने घोषित कर दी, दूसरी सीट उन्होंने वहीं उससे लगी हुई सीट बराबर जिला जिसकी बाउंड्री मिलती है अमरोहा, मुरादाबाद मंडल की अमरोहा सीट के है हसनपुर सीट, हसनपुर सीट से उन्होंने एक मुस्लिम को जो है वहाँ से उतार दिया, महफूज साहब को उनको उतार दिया। तो वो उन्होंने कॉम्बिनेशन और संदेश देने की कोशिश की जो कभी 2007 में जिसपे ब्राह्मणों को साथ मिला के दलित मुस्लिम गठबंधन से सत्ता में आए थे कि हमने दलित मुस्लिम गठबंधन को आगे बढ़ा दिया। पहली सीट हमने दलित को, दूसरी सीट हमने मुस्लिम को। उसके बाद जब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी जानकारी है कि 22 तारीख के बाद बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से अपने कैंडिडेट घोषित करनी शुरू कर देगी और मेरी जानकारी मुताबिक जो है करीब 12 से 15 प्रत्याशी वेस्ट यूपी के, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, वेस्ट यूपी से वो उन्होंने तय कर दी है। अगर मैं एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है, जो बसपा के कोर कमेटी की तरफ से मुझे जानकारी मिली है, उसमें मैं कुछ सीटें अगर गिनाऊँ आपको, आप सहारनपुर में जाएँ, सहारनपुर देहात वहाँ कभी भी घोषित होने वाली है, उससे 28 तारीख भी हो सकती है वहाँ घोषित। आप प्रेडिक्शन भी बताइए सर कि क्या कास्ट कॉम्बिनेशन होगा किस सीट पर, हाँ, ये किस जाति से हो सकता है? हाँ, वहाँ दरअसल वहाँ क्या है, उन्होंने जो है वहाँ मुस्लिम को लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरकाजी से भी उनकी स्थिति ये है कि वो सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से वो जाटाओं को लाने की कोशिश कर सकते हैं। बुढ़ाना सीट है तो वहाँ जाट कार्ड वो खेल सकते हैं, तैयार है उनका बिल्कुल जो है। उनके अलावा जो है उनके गढ़ मुक्तेश्वर में मुस्लिम को 100% मतलब तैयार ही हैं, क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो हो चुका उनका फाइनल। इसके अलावा धौलाना उनका लगभग मुस्लिम वाला फाइनल हो चुका है। मुझे लगता है जैसे इसके अलावा जो सरधना में उन्होंने, मुझे लगता है कि वो जाट कार्ड लगभग खेल दिया है लगभग और उन्होंने नाम तय कर दिया है। और समाजवादी पार्टी के एक चेहरे को शायद, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है, वो उनसे बात हो गई है और नाम तय हो गया है, सिर्फ ऐलान बाकी है। ऐसी तमाम सीटों पर जहाँ मुझे लगता है या तो मुस्लिम को वरीयता देंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेगी।
ऐसा बहुजन समाज पार्टी का मानना है। कोई खतरा है कि कहीं पोलराइजेशन ना हो जाए, ये सब सीधा आम भाषा में कहते हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव ना हो जाए। समाजवादी पार्टी इससे बचने की कोशिश करेगी और इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी ये उठाएगी कि वो ये संदेश देगी मुस्लिमों में कि तुम जो अब तक का एक संदेश है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन साथ रहेगा, तो मुस्लिम वहां पिछले चुनाव में साथ रहा है ज्यादा, तो इस बार भी रह सकता है। तो उनको एक ये लग सकता है रविंद्र जी कि मैं ये संदेश देगी बहुजन समाज पार्टी कि देखो तुमने अब तक जो है तो कई चुनावों में उसका साथ दिया और तुम्हें वो टिकट देने के लिए उस रेशो में तैयार नहीं है जितनी तुम्हारी आबादी है। तो हम तो पहले से कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम तो पहले से भी तुम्हें देते रहे हैं और अब भी तुम्हें देने को तैयार हैं। तो वो मुस्लिमों को वरीयता देंगी ज़्यादा। और उसका क्या है कि अभी तो वो संदेश ये दे दिए हैं कि हमने सबसे अव्वल हैं, हम सबसे आगे हैं, चुनावी तैयारी हमारी ज़्यादा है, हम फील्ड में हैं और हम जो है 2027 की पूरी तैयारी के साथ हैं, अकेला चलो से तैयार हैं। तो ये तो हमारे साथ है। लेकिन एक और बड़ा बहुजन समाज पार्टी इसमें खेल लास्ट टाइम में, मैं खेल शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के, बहुत सारे लोग दूसरे दलों के ऐसे होंगे जो 100% चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और कहीं राजनीतिक समीकरण से, सामाजिक समीकरण से या सियासी मजबूरी से जो है वो टिकट नहीं मिल पाएंगे। नामवर हैं, जनाधार वाला माना जाता है, सत्ता में भी रहे हैं और सत्ता के विपक्ष में भी रहे हैं, वो लोग भी आखिर वक्त में बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाएंगे और वो टिकट हासिल करें, चुनावी रण में उतरेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी उसका भी एक गेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक परसेप्शन विरोधी दल बनाते हैं सर, जो बसपा के विरोधी दल हैं, वो ये परसेप्शन बनाते हैं कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। और ये देखने में भी आया कि बहन जी जो है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हमलावर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर रहती हैं। तो ये जो टैग है, ये जो नैरेटिव है, इससे कैसे लड़ेगी बीएसपी? बस जो नैरेटिव है, इसने ये कोई आम जनता में जो ये बात है, इससे कुछ वजूद है, कुछ सबूत है। जैसे पिछले चुनाव में जो बड़ा चेहरा रहे हैं, अब अगर पार्टी से निकाल दिया, शमशुद्दीन राइन वेस्ट यूपी के प्रभारी भी रहे हैं, उनकी वीडियो वगैरह जारी हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कहने पर टिकट बंटवारे के लिए और पैसे की डील करने की बातें, सच्चाई कितनी थी ये बात की बात है, लेकिन वो आई। इसी तरह की बार बार ये बातें लगती रहती हैं। ये भी लगता रहता है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बहुजन समाज पार्टी काम करती है। वो कहीं ये होता है कि कहीं बहुजन बहन जी के भाई आनंद जी को लेके जो है कुछ ईडी की है तमाम चीज़ें और इकोनॉमी के लिए एनफोर्समेंट की है तमाम चीज़ें हैं जिनसे वो कहीं ना कहीं दबाव में रहती हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल, जो मुस्लिमों पे एक बड़ा दाव खेलने की कोशिश करेंगी, वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि हम बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को तवज्जो दे रहे हैं। और मुस्लिमों को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माना जा रहा है आज की तारीख में, और ऐसा जो उनके करीबी लोग हैं या उनके विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो उनको परेशान किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो वो ये कहेंगे हम शेल्टर कर रहे हैं, तो बीजेपी से आपको हम बचा रहे हैं। तो वो ये टैक्स से बचने की कोशिश जो है सिर्फ वो मुस्लिमों की ज़्यादा भागीदारी टिकटों में, मुस्लिमों को ज़्यादा संगठन में भागीदारी देके, जो अभी दिया भी है पिछले कई सालों में। क्योंकि जैसे बाबू मुनकाद अली जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, वेस्ट यूपी में एक उनको लगा देना और पिछले अकेले वेस्ट यूपी के कम से कम और आसपास के जिले में उनको इन दिनों बाबू मुनकाद अली संभाल रहे हैं वेस्टर्न यूपी, संभाल रहे हैं और मजबूती से संभाल रहे हैं। और वही सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है कैंडिडेट चयन में, वो ये नहीं हो रहा कि इस बार बहन जी की घोषित करें या कोई करें या वहाँ से लिस्ट जारी हो, खुद मुनकाद अली जिलों में जा जाके घोषित कर रहे हैं और वही सब चीज़ें जो हैं लाइन। एक सब ताज़ा स्टिंग ऑपरेशन आया दैनिक भास्कर का, उसमें ये दिखाया गया है कि पार्टी के एक प्रदेश स्तर के पदाधिकारी वो एक बात कर रहे हैं कि बहन जी से मिलने की फीस 5 लाख है, टिकट एवरेज 3.5 करोड़ में हो रहा है। ये क्या है? दरअसल क्या है, ये बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है। और आपको अगर याद होगा, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी से बात करूँ तो बहुजन समाज पार्टी के सबसे पहले आरोप लगते थे कि वो पैसे लेके टिकट देती है। और ये आरोप कई बार जो है जो पदाधिकारी निकल जाते हैं या पदाधिकारी नाराज़ हो जाते हैं, वो कई बार सार्वजनिक या टिकट का आखिर टाइम में टिकट कट जाता है, वो ये बातें आरोप लगाते रहे हैं सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने और सामने आके भी जनता के बीच में भी। और आपने देखा होगा कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रहे मायावती के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनको भी जब पार्टी से निकले हो और नोटबंदी के बाद, तो उसमें भी ये आरोप लगे कि वो पैसे का लेन देन और तमाम चीज़ें और ये सब ऑडियो भी वायरल हुए, उन्होंने कई जगह वो भी कहा। तो ये आरोप तो लगते रहेंगे साहब, टिकट के नाम पे पैसे बहुजन समाज पार्टी लेती रही है। और शुरू में ये भी आरोप लगेगा साहब वो अपना कहती है दलित वोट मैं आपको दे रही हूँ और जिस जाति का मैं कैंडिडेट घोषित कर रही हूँ वो तो गरीब पार्टी है, पार्टी चलाने के लिए हम चंदा ले रहे हैं, ना कि
कोई हम वो कर रहे हैं, ऐसा भी बातें आई हैं। लेकिन जो ताज़ी मामले बसपा का तो है ही है, लेकिन ताज़ा मामला जो आया 3 दलों का खास कर आ गया। अपना दल का आ गया, उसमें सुहेल देव पार्टी का आ गया, उसमें संजय निषाद की पार्टी का आ गया, और ये बाकायदा उनके प्रोमिनेंट जो पदाधिकारी हैं या खुद जो उनके जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके ज़रिए ये स्टिंग सामने आया। और मैं अगर अपनी जानकारी के मुताबिक कहूँ, हालांकि ये हो सकता है बिना सबूत के कही जाने वाली बातें हों, ये आज की तारीख में कोई एक आध दल आप छोड़ दें या चोरी छिपे हो, ज़्यादातर में ये चीज़ें आ गई हैं कि आदमी सत्ता के शिखर पे पहुंचने के लिए, सत्ता का मज़ा चखने के लिए या सत्ता में शामिल होने के लिए जल्दी से वो आसान रास्ता अपनाने के लिए पैसा दे के जो है ये फला चीज़ें करके वो टिकट हासिल करने की कोशिश करता है, ताकि, और ख़ासकर उन दलों से जिनसे लगता है कि वो मेन फाइट में है। तो जैसे हम अगर यहाँ की बात करें, या तो गठबंधन में कोई एनडीए में दल हैं या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कोई दल है, तो उन्हें लगता है कि कई दल मेरे प्रमुख मेरे साथ हैं, मैं साथ लग जाऊंगा तो वो हमें जीत मिल जाएगी। तो ये जो भ्रष्टाचार वाली बात है, इस पर जनता बहुत मुखर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक तरफ तो यही नेता भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं, मंचों से अपनी स्पीच देते हैं, अपने मेमोरेंडम में शामिल करते हैं, और दूसरी तरफ जो स्पीच दे रहे हैं वही लोग पैसा दे के जो है टिकट ले रहे हैं। और ये कोई चोरी छिपे वाली बात नहीं, स्टिंग होना अलग बात है। अगर आप किसी से लोगों से बात करेंगे जो टिकट पहले हासिल कर चुके या हासिल करने की दौड़ में है, तो वो ये बात मानेंगे कहीं ना कहीं अनऑफिशियली कि हाँ हमें ये सब चीज़ें चढ़ावा जो है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है सर कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, उस पार्टी में टिकट लेने के लिए लोग 3.5 करोड़ रुपए दें या मिलने के लिए 5 लाख रुपए की फीस दे दें, ये कुछ चौंकाने वाली या कंट्राडिक्टरी बात नहीं लगती सर? दरअसल चौंकाने वाली बात इसमें कुछ मानोगे कुछ नहीं मानोगे। वो क्यों कि बहुजन समाज पार्टी की खासकर बात जो है ये हो रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शुरुआती जो आरोप प्रत्यारोप कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, वो बहुजन समाज पार्टी पे लगती रही है। ये चीज़ें बाद में आई, जो स्टिंग आए इससे पहले तो भाजपा के भी, सपा के भी बहुत सारे लोग हैं किस किस के नाम आ चुके, बड़े बड़े पदाधिकारी को आगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का नाम आ गया था पैसा लेते हुए, बंगारू लक्ष्मण जी का, आगे किस किस के बहुत सारे लोगों के आगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या है कि जो भी पैसा देने की बात आए सच्चाई में या जो भी आरोप में, वो ये माना जाता है कि भले ही उनका वोट परसेंटेज जो है ना, जो दलित है, जो बेस है, जो उनका वोट है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हुआ, चिटका है, अलग नहीं हुआ है। और जब विधानसभा की बात आती है, तो विधानसभा में जब बहन जी मायावती जी सरकार में रही, और 3 बार तो खासकर जब सरकार में, मेन सरकार में रही, तो इन्होंने दलितों के लिए वो काम किया कि दलित सत्ता का मजा देख चुका है, दलित सरकारी योजनाओं का फायदा देख चुका है, सरकार अम्बेडकर गाँव के विकास का प्रारूप देख चुका है। तो वो देखता है कि 2027 में जो होगा, अगर ऐसा होता है तो बहन जी मुख्यमंत्री के रूप में देखता है। और जब बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखता है, तो जो सामने टिकट लेने वाला है किसी भी जाति का, चाहे वो दलित हो चाहे गैर दलित हो, वो ये सोचता है कि दलित तो तुझे 100% मिलना ही मिलना है, छोटी और तो जो है थोड़ा बहुत डंड तो लगता ही है सब जगह। वो चेतन शेखर आज़ाद का नाम ले लो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का नाम ले लो, भाजपा में भी दलित नेता है तो उनके साथ भी 1-2% जाएगा, समाजवादी पार्टी में दलित नेता, उनके भी आसपास रिश्तेदार या उनके असरदार के जो लोग जाएंगे, और ऐसे दूसरे दलों में कांग्रेस के लोग में तो उनके साथ भी जाएंगे। लेकिन जो एक पोल का बहुतायत है, वो आज भी ये माना जाता है दलित का कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और विधानसभा में खासकर, क्योंकि जो आप पिछले भी आंकड़े अगर देखेंगे 2022 वाले, तो उसमें परसेंटेज तो गिरा, लेकिन जो दलित बस्तियां हैं उस और जगह वोट गिरा, दलित बस्तियों का वोट जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ही लगा रहा। तो एक उम्मीद ये रहती है लोगों को, मान लीजिए मैं कास्टिज्म की बात करूँ, जो राजनीति में कास्टिज्म का हो रहा, एक जाट समाज का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, एक गुर्जर समाज का व्यक्ति, एक ठाकुर समाज का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेता है, और वो सीट जो है ठाकुर वहाँ आबादी ज़्यादा है या ब्राह्मण गुजर या मुस्लिम ज़्यादा है, तो उनको ये उम्मीद है कि मेरा अपना मेरे कास्टिज में मिल जाएगा और दलित मुझे बहन जी के नाम पे मिल जाएगा, तो मेरा जो कभी कॉम्बिनेशन 2007 में मिला था वो वाला बन जाएगा। मुस्लिम्स को दिखेगा कि ये कॉम्बिनेशन मजबूत हो रहा है, दलित यूनाइट हो रहा है, तो वो भी मजबूती से होगा। रविंद्र जी, आप देख रहे होंगे कि इससे पहले 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो वहाँ सपा और बहुजन समाज पार्टी साथ थी। पहली बार अगर कोई वोट पड़ा था, भाजपा को किसी ने टक्कर दी थी, वो जीत भले ही भाजपा की ज़्यादा हुई हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नेट टू नेट चुनाव हुआ था, सबसे ज़्यादा अगर वोट परसेंटेज हुआ था, तो वो इसी गठबंधन को हुआ था, सपा बसपा को। तो यहाँ ये माना जाता है यूपी के अंदर, खासकर वेस्ट यूपी और सबके अंदर, कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन और साथ में थोड़ा पिछड़ा या ब्राह्मण को एक ये लग जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो आसानी से हम टक्कर दे सकते हैं। ये गठबंधन बनाने की कोशिश हो सकती है।
तो अगर ये वाला बन जाता तो ये बसपा के साथ क्या माना जाता है कि टिकट लेने वाला कोई भी मुस्लिम, ब्राह्मण, गुर्जर, जाट, वो ये चाहता तू अपना वोट अपने नाम पे ले ले, तू अपना वोट अपने जनाधार पे ले ले और दलित वोट तुझे बहन जी के नाम पे मिल जाएगा। तो शायद तेरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं जीत का या लड़ाई का या पैरेलल जो है वो हो सकता है। और अगर हार भी जाता है तो वो अपना आपको एक राजनीति की जो वो है प्लेटफॉर्म, उस पर वो अपने को मजबूत कर लेता है। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दलितों और मुस्लिमों को यूनाइट कर लेगी एक प्लेटफॉर्म पर? क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से छिटक जाएगा? और ये जो बिखराव होगा, ये जो शिफ्टिंग होगी, इसका माइलेज कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ले जाएगी और वो दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? या बीएसपी के प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाएगा कि बीएसपी सत्ता पलट देगी? या मुसलमान वोट मजबूती से अखिलेश यादव के पास ही टिका रहेगा, डटा रहेगा? ये देखने वाली बात है। आप इन सारे सवालों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। शादाब सर, कोई कंक्लूडिंग कमेंट? चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसको यहीं कंक्लूड करेंगे। आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहेंगे? कंक्लूडिंग कमेंट बस यही है रविंद्र जी कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ दो, वो तो एक तरफ है। इनको ही अपने आप में बंटवारा रोकना है। एक होके अगर लड़ें तो बीजेपी को टक्कर देने वाली स्थिति है, अलग अलग लड़ें तो बंटवारा तो नहीं रुकेगा, क्योंकि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट दिखता रहा है चुनाव में। जो आंकड़े बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है लेकिन वो लड़ाई लड़ेगी और लेकिन उसका बंटवारा ही होगा और उस बंटवारे का फ़ायदा कहीं ना कहीं हम भाजपा को देखते रहेंगे अगर ये इकट्ठा नहीं होते हैं तो। आज के हालात ये हैं दोस्तों, दिन पर दिन हर पल पॉलिटिक्स में सिनेरियो चेंज होता रहता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हम भविष्य में फिर और बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे। शादाब सर के खजाने से कुछ और मोती चुराएंगे, जो सियासत की जानकारियां इनके पास हैं उनको आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।